कक्षकों की आकृति एवं परमाणुविक कक्षकों का त्रिविम वितरण, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड देयर स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। परमाणु के तरंग यांत्रिकी मॉडल की अवधारणा के आधार पर परमाणुविक कक्षकों की आकृति एवं उनका त्रिविम बताया गया है। एस कक्षक की आकृति, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। एस कक्षक की आकृति गोलाकार, सममित, स्फेरिकल सिमेट्रिक होती है, अर्थात एस कक्षक में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। ज्यों-ज्यों मुख्य ऊर्जा स्तर बढ़ता है, त्यों-त्यों एस कक्षक की आकृति भी बढ़ती है। अतः 1s कक्षक की तुलना में 2s कक्षक बड़ा होता है। 1s कक्षक के लिए n = 1 तथा 2s कक्षक के लिए n = 2 रहता है। आकृति के आधार पर s कक्षक को शार्प नाम दिया गया है। p कक्षक की आकृति, शेप ऑफ p ऑर्बिटल। p कक्षकों की आकृति डंबल के आकार अथवा डमरू, डंबल बेल के आकार को व्यक्त करता है। p कक्षक प्रिंसिपल के प्रथम अक्षर को व्यक्त करता है जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं से संबंधित है। p कक्षक संख्या में 3 होते हैं जिन्हें px, py तथा pz क्रमशः x, y तथा z अक्षों के सापेक्ष चित्र के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक ऑर्बिटल के मध्य भाग में एक नो इलेक्ट्रॉन जोन अर्थात नोडल तल भी प्रदर्शित किया गया है, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है। इन कक्षकों में क्वांटम मान न्यूनतम होते हैं, जैसे n = 2 तो l = 1 हो जाएगा। फिर m का मान क्या होगा? m = -1, 0, +1। उपर्युक्त मान px, py और pz कक्षकों को दर्शाती है। बढ़ते हुए ऊर्जा स्तरों में इनका आकार भी बढ़ता जाता है, परंतु संख्या तथा अभिविन्यास समान रहता है। सामान्य दशा में तीनों p कक्षक मिले जुले रहते हैं। इस अवस्था को डीजनरेट ऑर्बिटल स्टेट कहते हैं, जबकि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह तल के ऊपर तथा नीचे की ओर फैल जाते हैं। डी कक्षक की आकृति, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। यह आकृति डबल डंबलाकार होती है। इनकी ऊर्जा समान होती है। n = 3 रखने पर जब l = 2 मान पर विचार किया जाता है, तब l = 2 के सापेक्ष m के 5 मान 2l + 1 के नियम का पालन करने पर बनते हैं, जो इस प्रकार है। m = -2 + -1 0 +1 +2। इस क्रम में प्राप्त कक्षक dxy, dyz, dxz, ds² y² तथा dz² की द्विडंबल आकृति को प्रदर्शित करते हैं। डी कक्षकों को डिफ्यूज नाम दिया गया है। f ऑर्बिटल की आकृति, शेप ऑफ f ऑर्बिटल। f कक्षक को फंडामेंटल कहा जाता है। इन कक्षकों का आकार अति जटिल होता है। ये संख्या में 7 ऑर्बिटल में विभक्त रहते हैं। n = 4 रखने पर, l = 3 रखने पर m के 7 मान प्राप्त होते हैं। m = -3, -2, -1, 0, +1, +2 तथा +3। f कक्षक f उपकोषों में 7 कक्षक होते हैं। इनकी आकृति डी कक्षकों से अधिक जटिल होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं,
और इसमें जो है एफ कक्षक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और इनकी जो आकृति होती है वो रोजेट आकृति होती है। अफबाउ का नियम, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है बिल्ड अप, भवन निर्माण। यह भवन परमाणु का निर्मित करना है। यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉनों का विभिन्न कक्षा में भरने से संबंधित है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्ष में भरते हैं, फिर वह उच्च ऊर्जा वाले कक्ष में भरते हैं। परमाणु के विभिन्न कक्षों में ऊर्जा का निर्धारण उसकी मुख्य क्वांटम संख्या n और दिगंशी क्वांटम संख्या l के आधार पर किया जाता है। इसे n+l नियम या बोर-बरी के नियम के नाम से जाना जाता है। तो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में भरेगा जिसके लिए n+l का मान सबसे कम होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझ सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिए 4s और 3d, तो यहाँ पे इनके लिए n+n का मान देखें। 4s के लिए है 4 + 0 = 4 और 3d के लिए है मान 3 + 2 = 5। तो यहाँ पे देखें n+l का मान किसका कम है? 4s का कम है। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा और उसके बाद वो 3d में भरेगा। और यदि ऐसा हुआ कि किसी उपकोष के लिए n+l का मान समान है, तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि किस उपकोष के लिए उसके मुख्य क्वांटम संख्या n का मान सबसे कम है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 5s, 4p एंड 3d। अब इसके लिए n+l का मान आप देखिए 5 + 0, 4 + 1 एंड 3 + 2, सभी के लिए इसके मान 5 है। अब इस स्थिति में किसके लिए n का मान सबसे कम है? बिल्कुल सही, 3d के लिए n का मान सबसे कम है। तो इलेक्ट्रॉन पहले 3d में जाएगा, उसके बाद वो 4p में जाएगा और 4p के बाद फिर वो जाएगा 5s में। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। आइए इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न उपकोषों में भरने के क्रम को समझें। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s। फिर उसके सेकंड में हमने लिया है 2p, 3p, 4p, 5p, 6p। उसके बाद हमने लिया हुआ है 3d, 4d, 5d, 6d एंड उसके बाद हमने लिया है 4f, 5f और 6f। अब इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरेगा, इसके लिए अभी हमने देखा n+l का नियम। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा वाले कक्ष में जाएगा, मतलब 1s में जाएगा। 1s के बाद आप देख रहे हैं वो जो है वो 2s में जाएगा। अब 2s के बाद आप देखिए हमारे पास जो है एरो के चिन्ह में आप देख रहे हैं 2p और 3s हैं। तो 2p और 3s के लिए n+l का मान क्या होगा? 3s मतलब 3 + 0, 3 आया उसमें, 2 + 1 उसमें भी 3 आया। तो अब यहाँ पे क्या है, दोनों के लिए n+l का मान 3 है। तो हमें अब देखना क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या किसका कम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2p का जो है मुख्य क्वांटम संख्या छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 2p में जाएगा, उसके बाद वो जाएगा आपका 3s में। इसी प्रकार आगे के सीक्वेंस को यदि हम देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास है 3p और 4s। तो 3p और 4s के n+l का मान आएगा आपका 4। 4s के लिए 4 + 0 और 3p के लिए आपका 3 + 1 4 आ रहा है। और n का मान किसके लिए कम है? 3p के लिए कम है। ओके, तो पहले 3p में फिर उसके 4s में। तो इस प्रकार से हम क्रम को देख सकते हैं n+l के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार हम उसके अकॉर्डिंग ही चलें तो अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा वाले कक्ष में जाता जाएगा। चलिए एक बार इसके क्रम को हम और देख लें। जैसे कि हम उपकोषों में ऊर्जा का क्रम जैसे हमने अभी निकाल के देखा हुआ था, तो क्या हो रहा है, पहले हम 1s में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, फिर 2s में भर रहे हैं, फिर उसके बाद वो 2p में जा रहा है, फिर 3s में जा रहा है, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, देन 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, 5p में, 6s में। इस प्रकार से हम उपकोष को उसकी ऊर्जा स्तर के आधार पर अरेंज कर सकते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
यह प्रिंसिपल 1925 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक वोल्फगैंग पाउली ने हमें दिया था और इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के कोई दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यानी यदि किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए उनके 3 क्वांटम संख्या n, l, m का मान समान है तो उसकी चौथी क्वांटम संख्या s का मान निश्चित रूप से भिन्न होगा। चलिए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझें। जैसे कि हम प्रथम कोश को लेते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस प्रथम कोश के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हम देखेंगे n का मान 1 है और आपका l का मान 0, m का मान 0 और s का मान +½ है। और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे n का मान 1, l 0, m 0 और s का मान जो है वो -½ है। तो आप देख रहे हैं कि n, l, m के मान समान है लेकिन s का मान भिन्न है, चौथी क्वांटम संख्या बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। तो इस प्रकार से हमें जो यह नियम है वो पाउली के द्वारा दिया गया था। होर्न्स का नियम, होर्न्स लॉ, इसे होर्न्स के अधिकतम बहुलता का नियम भी कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, इसे होर्न ने दिया था और होर्न के नियमानुसार किसी परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग, युग्मन तभी होता है जब समान ऊर्जा के रिक्त परमाणु कक्षक उपलब्ध ना हो। यानी एक ही उपकोष में समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और जब उसमें कोई भी रिक्त ऑर्बिटल नहीं रह गया है तब अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल में जाकर उसकी पेयरिंग चालू होगी, उसका युग्मन चालू होगा। चलिए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझें। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है एक ऐसे परमाणु का जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं और उस इलेक्ट्रॉनों के हमने यहाँ पे 3 विकल्प दिए हैं, ए, बी और सी। तो जैसे कि आप विकल्प ए पे देख रहे हैं कि विकल्प ए में जो है आप इलेक्ट्रॉन जो हैं इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है और इनका कुल स्पिन, उनका कुल चक्रण जो है वो कितना है, 1 है, +½ एंड +½ 1 है। और यदि हम विकल्प 2 में देखें तो इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है और इनका कुल स्पिन जो है +½ -½ 0 हो गया वहाँ पे। और विकल्प सी में हम देखें, विकल्प सी में जो है आपका इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है और उनकी कुल स्पिन भी यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो अब देखिए इन तीनों विकल्प में कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प ए पे विचार करें तो विकल्प ए में हम देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं पहले जैसे कि 2p और 2p जो उपकोष है उसके हम ऑर्बिटल में देखें तो 3 ऑर्बिटल हैं उसके, 2px, 2py एंड 2pz। तो इलेक्ट्रॉन पहले x में गए, फिर y में, फिर z में, फिर उसके बाद वो 2px में उसकी पेयरिंग चालू हुई है। ठीक है, और यहाँ पे हम और क्या देख रहे हैं कि इसमें जो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है वो +½ है, दोनों का +½ है, मतलब दोनों में क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विकल्प ए जो है वो सही है। अब देखें विकल्प 2 में, तो विकल्प 2 में भी तो सारी व्यवस्था विकल्प ए की तरह दिख रही है। अंतर कहाँ पे दिख रहा है, आप देखेंगे 2py और 2pz में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण जो है समान नहीं है। एक में यदि चक्रण क्लॉकवाइज हो रहा है तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसीलिए उसके चक्रण को +½ और -½ के द्वारा शो किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसका स्पिन जो है, कुल स्पिन जो है 0 आ रहा है, मतलब ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। अगर हम सी पे देखें तो सी में तो पहले जो नियम है होर्न का नियम कि पहले ऑर्बिटल में जाना है, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में जाना है एक उपकोष के, तो यहाँ पे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन जाने से पहले इसमें पेयरिंग शुरू हो गया है, इसलिए ये ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत है। तो ये जो था होर्न का नियम था और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और इसके बाद ही ऑर्बिटल में पेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रह सके।